नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। हम अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे चैप्टर्स को डील कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही रिलीजियसली आप अभी तक इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में अगला जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम वॉल्यूम 1 चैप्टर 5, जो बात करेगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत सी डिबेट्स चालू हो गई हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वेदर इट इज वायबल इनफ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ हेल्थ क्राइसिस। क्या हमें अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है टू 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी फ्रॉम व्हाट वी आर स्पेंडिंग राइट नाउ, दैट इज 1.5% ऑफ जीडीपी। हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो किस तरीके से करना है, यहां पे ये सारे डिस्कशंस हमारे सामने हम लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। तो बेसिकली हम यहां पे क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, मैं आपको जल्दी से एक रिकैप बता देता हूं। हम यहां पे सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे हेल्थ केयर के साथ में इकोनॉमी की रिलेशनशिप होती है। यहां पे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जैसी कुछ बात करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नए सिस्टम डिजाइन अप्रोच की हमें जरूरत है और कैसे इसको फ्री मार्केट के हवाले हम नहीं छोड़ सकते। फिर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी इंडिया की हेल्थ पॉलिसी कैसी है, हमारे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम करेंटली कैसा है, हमारे यहाँ किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, और कैसे ये एक बुरी बात भी है और एक अच्छी बात भी है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके, और फाइनली इस चैप्टर को हम लोग सम अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और सबसे पहले आपको कोट बताता हूं हमारे गांधी जी का, इट इज द हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसी कारण से दोस्तों ये बोला जाता है कि फॉर अ हेल्दी माइंड द प्रीरिक्विसाइट नेसेसिटी इज द हेल्दी बॉडी, और यही बात गांधी जी भी बोल के गए थे हमें। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से एक हेल्थ केयर का क्राइसिस जो है इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हाट वी हैव अचीव्ड फ्रॉम द लॉकडाउन, हमने हमारे कर्व को फ्लैटन किया, वो सारी बातें हम देख चुके हैं। मगर जो हमें टाइम पीरियड मिला उसमें हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश करी, जो कि बहुत स्कैटर्ड मैनर में था। तो हमको बहुत सारी इस करंट हेल्थ क्राइसिस से की लर्निंग्स देखने को मिली, जिसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन, टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत, इन सब के बारे में भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो सब कि हमारी गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए इस आयुष्मान भारत स्कीम को लेके आती है। यहां पे अगर आप इस आयुष्मान भारत स्कीम के रीजंस देखोगे, जिस कारण से इस स्कीम को लाया गया है, तो आपको समझ में आएगा कि इसके जो मेजर रीजंस हैं वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। अब सबसे पहला तो सवाल ही आपको ये पूछना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम क्यों है। तो इसका सबसे मेजर कारण अगर मुझे बताना हो तो मैं बोलूँगा ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। अब आप बोलोगे कि इसमें ये कंपटीशन कहां से आ गई, हाँ इसी को हम समझेंगे। दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रीमियम जाती है इंश्योरेंस कवर लेने के लिए वो बहुत हाई है। अब ये प्रीमियम हाई क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कम इंश्योरेंस कंपनी फॉरेन मार्केट से यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इन सर्विसेज को अवेल करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। इस कारण से हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। और अगर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात माने तो 86% रूरल और 82% पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरिया की हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं है, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग डाटा हमको प्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये आज की तारीख में, जैसा मैं आपको बता रहा था, इट इज ओनली 1.5% ऑफ जीडीपी, जो कि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में हमने मैंडेट लिया था कि हम इसको 2.5% तक ले जाएंगे।
तो यहां पे हमको एक डाटा देने की कोशिश की गई है कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो किस तरीके से फाइनेंस किया जाता है, जहां पे बहुत सी शॉकिंग न्यूज हमारे सामने आएंगी। जैसे ओनली 22% ऑफ द ओवरऑल फाइनेंसिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सिर्फ 22% ओवरऑल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है और मेजोरिटी इसमें आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर किया जाता है, नियरली 67%। मतलब कि 67% पैसा अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे अपनी जेब से देना पड़ता है। हाँ, अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहीं पे ले लेते हैं कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेसिकली ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पेशेंट डायरेक्टली हेल्थ केयर सर्विसेज को लेने के लिए बिना किसी थर्ड पार्टी की मदद से खुद की पॉकेट से पे करे। तो आपने यहां पे क्या देखा, देयर विल बी नो थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी। मतलब कि ना ही गवर्नमेंट होगी और ना ही कोई इंश्योरेंस कवर होगा उसके पास, तभी उसको अपनी जेब से पैसा देना पड़ा। तो यहां पे ये होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब यहां पे समस्या हो जाती है गरीब परिवारों के लिए, पुअर फैमिलीज के लिए, जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं होती और ना ही उनके पास पैसा होता है। तो यहां पे उनको या तो किसी से क्या करना पड़ेगा, पैसा बोरो करना पड़ेगा। अगर बोरो नहीं कर पाए या बोरो करना भी हुआ तो कोलैटरल के लिए कभी कभी उनको अपना असेट भी बेचना पड़ जाता है। और कई परिवार तो हमारे यहां शिफ्ट हो जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में ड्यू टू क्रॉनिक हेल्थ हजार्ड। चलिए, इसके बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, जैसा अभी हमने देखा यहीं पे 22%, लोकल बॉडीज और अदर स्कीम्स के थ्रू 7% और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम देखेंगे तो 4%। तो अगर आयुष्मान भारत स्कीम को हम लोग एक नट शेल में देखना चाहें तो हमें पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके अंदर कितनी फैमिलीज कवर्ड है, उसका जवाब होगा 10 मिलियन या फिर 10 करोड़। दूसरा सवाल, अभी तो हमने फैमिलीज की बात करी, अगला क्वेश्चन आएगा कि कितने इंडिविजुअल्स इस स्कीम के तहत कवर है, उसका जवाब हो जाएगा 50 करोड़, क्योंकि हम मान के चलते हैं एक परिवार में 5 लोग हैं। तीसरा सवाल, हर फैमिली को कितने रुपए दिए जाएंगे या कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, जवाब है 5 लाख रुपए। अगला सवाल, फैमिलीज को किस सर्वे के हिसाब से फाइंड आउट किया जाएगा, मतलब कि बेनिफिशियरीज को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, जवाब है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कि 2011 में हुआ था। अगला सवाल, सेंटर और स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है, जवाब 60:40। अगला सवाल, क्या ये आयुष्मान भारत हमारे यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कवर करता है, जवाब है नहीं। जवाब ये है कि सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को ये सपोर्ट करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में क्या डिफरेंस होता है, जवाब, प्राइमरी हेल्थ केयर को आप समझ सकते हो जैसे कि आप पेशेंट हो, आप डॉक्टर के पास एक डिस्पेंसरी में गए, ठीक है, ये डिस्पेंसरी में जाना आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में कहलाएगा। अगर उस डिस्पेंसरी ने से डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दिया किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तो मान लीजिए आप हॉस्पिटल को जाना पड़े आपको, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। और मान लीजिए इसमें कोई मेजर सर्जरी अगर हो जाती है, जैसे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो ये टर्शरी में आ जाएगा, राइट। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम थे, जिसमें से प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जिसकी आज हमारे भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके साथ इससे जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे घोस्ट बेनिफिशरीज का एनरोलमेंट हो जाना, साथ ही जो ओपीडी पेशेंट हैं उनको आईपीडी में कन्वर्ट कर देना, हायर प्राइस पैकेज डेलिबरेटली देना, साथ ही साथ जो डिजीजेस का ट्रीटमेंट है, जो हॉस्पिटल उसके लिए इक्विप नहीं है, वो भी उनको ट्रीट कर रहा है। तो ये कुछ चीजें यहां पे सामने आई हैं। खैर, हमारी सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। अगर हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करें तो 1.5 लाख सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं एज प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जहां पे फ्री मेडिसिन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसी कारण से हमारी गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमने इसको कवर नहीं किया। इसके सेकंड कंपोनेंट की बात करें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंदर, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि ये जो सर्विसेज हैं ये सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जिसको भी चिन्हित किया जाएगा
वहाँ से ली जा सकती हैं। सो फाइनली हम यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें जो की पॉइंट्स थे ये हम समझ चुके हैं इसको, और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप खुद इसको रोक के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है, जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, कि किस तरीके से जो हेल्थ केयर है वो इकोनॉमी के साथ रिलेशनशिप बनाता है, जिसमें हम ये पाएंगे कि हेल्थ अफेक्ट जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे जुड़ा होता है मुद्दा लेबर प्रोडक्टिविटी से। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमने ये पढ़ा भी हुआ है, हमारे यहाँ 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जाता है किसी भी गुड एंड सर्विसेज को बनाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए। अगर मैं ब्रॉड टर्म में आपको बताना चाहूँ तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे लैंड, जैसे लेबर, राइट, ये लेबर आ गई, जैसे कैपिटल, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप। खैर हमें तो इस लेक्चर में सिर्फ लेबर से ही मतलब है। तो लेबर जो है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच रिक्वायर्स टू मेक प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी, जो कि होगी उसके नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स के कारण, तो ये सीधे सीधे इकोनॉमिक बर्डन डालेगा हमारे देश पे, और साथ ही साथ इसकी इलनेस इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करेगी। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे लोगों की हेल्थ पे खर्चा करते हैं, और अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 50 साल से 70 साल तक बढ़ा पाएं, जो कि एक 40% इंक्रीज है, तो ये देखा गया है सर्वेज में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाई जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करती है पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो जितना ज़्यादा पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर आप बढ़ाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड लाइकवाइज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है इट कोरिलेट्स नेगेटिवली विद द इंक्रीजेस इन पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। मतलब जितना पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट उतना ही कम आएगा। अगर हम यहाँ पे लोअर रंग्स की बात करें, जैसा कि आप ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का फिगर भी देख पा रहे हो, हम यहाँ पे बात करें अगर लोअर लेवल्स पे, लो लेवल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो हमको इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ये कम होता है जैसे जैसे पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है। और इंडिया में पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अप टू 3% ऑफ जीडीपी। अगर ऐसा हो जाता है मान लो, तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम कर देगा 60% से सिर्फ 30% पे। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स हमें देखना हो, जो अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, तो इसके एग्जाम्पल्स में आपको बताया गया है चाइना, थाईलैंड एक्सेट्रा।
और यहीं पे अगर मैं कुछ और स्टैटिस्टिक्स भी ऐड करना चाहूँ आपके लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से कितना होता है। मतलब कि हम कितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे अगर मान लो 100 रुपये का हमारा टोटल बिल बना पूरी बीमारी का, तो उसमें से 67 रुपीज़ मतलब कि 67% जो है वो हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब अपनी जेब से भरती है हमारी जनता। अगर हम वर्ल्ड के एवरेज की बात करें तो ये सिर्फ, जी हाँ, ये सिर्फ 18% के करीब है। बात क्लियर हो रही है? मतलब कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आप ये देखो। अब अगर हम यहाँ पे चाइना की बात करें तो ये 32% है। अगर हम यूएसए की बात करें तो ये सिर्फ 11% है। आप समझ पा रहे हो? तो यहां पे जो एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर हमको देखने को मिलता है। इसी कारण से जो मैं आपको बता रहा था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहां पे अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का आपसे कोई पूछे कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बताओ, तो इट इज 2.3% ऑफ जीडीपी जो हमारे यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से खर्चा किया जाता है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि सिग्निफिकेंट मार्केट फेलियर्स को देखते हुए हेल्थ केयर सिस्टम को जरूरत है आज एक केयरफुल सिस्टम डिजाइन की। क्यों? पहला बोलता है ये अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड, दूसरा बोलता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री, और तीसरा ये बोलता है हाइपरबोलिक टेंडेंसीज। इसको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं जल्दी से। बेसिकली अनसर्टेनिटी या वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड में ये बोल रहा है कि जो हेल्थ केयर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे जो कि हमारे कंट्रोल में और प्रेडिक्टेड नहीं हो सकते उस पे बेस्ड होता है। तो इस कारण से इस अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी को देखते हुए किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे हमको हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स जो है इसको हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कर देना चाहिए, पहला, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत कम है। दूसरा बोलता है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। हमारे यहाँ पे जो भी बायर्स होते हैं, जैसे मान लो आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, तो आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन या जो आपने प्रोडक्ट खरीदा उसकी वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। कई बार आपको यह पता नहीं होता कि आप जिससे ऑपरेशन, जिससे ट्रीटमेंट करवा रहे हो वो सही व्यक्ति है या नहीं, इवन आफ्टर गेटिंग द होल ट्रीटमेंट। कई बार आपको लो क्वालिटी प्रोवाइडर्स जो हैं वो कंपटीशन के कारण प्राइसेस कम करके हेल्थ में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन असिमेट्री देखने को मिली। और आखिरी में आता है हाइपरबोलिक टेंडेंसीज, जो हमारे मार्केट फेलियर का कारण बन सकती हैं। तीनों चीज़ें हाइपरबोलिक टेंडेंसीज वो टेंडेंसीज होती हैं जैसे स्मोक करना, अनहेल्दी फूड खाना, राइट, मास्क ना पहनना कि अरे कोरोना है ही कहाँ। तो ये जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है ये सब ऑप्टिमल कहलाता है, जो कि इस पूरे मार्केट को या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि इंडिया की हेल्थ केयर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम डिजाइन करें। तो यहां पे हमको सबसे पहले तो एक कॉशन दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉशन क्या है, देखो आप ध्यान से देख पा रहे हो, सेलियंसी बायस का। सेलियंसी बायस ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारी हेल्थ केयर पॉलिसी को बनाते बनाते जो अभी रिसेंट फिनोमिनन हुआ है दैट इज कोविड पेंडेमिक, हम इस पे ही फोकस करने लग जाए और पूरा ध्यान हम कम्युनिकेबल डिजीज पे ही दे दें कि नहीं नहीं अब तो अगर कोविड जैसा या कोरोना वायरस जैसा कोई भी वायरस हिट होता है तो हम उससे बचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, हम सारा काम उसी दिशा में करने लग जाए। ये बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्वे बताता है हमको कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है। हमारे यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि 70%, ये ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल डेथ, और इंडिया की बात करें तो 65%, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होती है। तो अब हम बताओ कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज के लिए काम करना चाहिए ज़्यादा या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए? आपका जवाब होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। और इसी कारण से इस सर्वे में ये बताया गया है कि हमें इस सेलियंसी बायस में नहीं फंसना है कि ऐसा कोई वायरस आगे हिट कर गया तो हम उससे बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है। अब ऐसा वायरस कोई हिट करेगा या नहीं करेगा ये बताया नहीं जा सकता, और किस वेरिएंट का करेगा ये बताया नहीं जा सकता। फिर आपको इकोनॉमिक सर्वे आगे चल के ये भी बताता है कि बहुत सारे देश जिन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज के लिए काम किया था, जो तैयार थे, वो भी इस कोरोना वायरस से नहीं निपट पाए। तो ये शोकेस करता है कि हमें सेलेंसी बायस मतलब कि इस पर्टिकुलर पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ केयर पॉलिसी को
नहीं बनाना चाहिए। फिर यहां पे हमारे पास एक डाटा और भी है कि क्यों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पे हमें एक बहुत शार्प इंक्रीज देखने को मिला है 37% से 61% का हमारी ओवरऑल डेथ में फ्रॉम 1990 टू 2016, जो कि इसको एक और शॉकिंग फिगर बना देता है हमारे लिए। तो फाइनली हमने ये समझा कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है उसको पर्टिकुलरली किसी एक कम्युनिकेबल डिजीज को ध्यान में रखते हुए न बनाया जाए, बल्कि ओवरऑल ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो जनरलाइज्ड हो। क्लियर हो रही बात? तो ये हमें बताने की कोशिश की। अब अगर इंडिया के प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम की हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल कि कैसी क्वालिटी और हमारे यहाँ पे कितनी एक्सेस है। तो दोस्तों इसका अगर मैं आपको डाटा बताऊं जो इकोनॉमिक सर्वे हमको आगे चल के बताता है, क्वालिटी प्लस एक्सेस कि कितनी अच्छी क्वालिटी है देते हैं हम हमारे हेल्थ केयर में और कितनी एक्सेस है। तो इसका हमें रैंकिंग दी जाती है 145 आउट ऑफ 180 कंट्री। अब आप खुद देखो कि हम इसमें कहां स्टैंड कर रहे हैं, समझ पा रहे हो आप? आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ सब सहारन कंट्रीज जिससे और उसके साथ में नेपाल, पाकिस्तान, सिर्फ यही हमारे नीचे आती हैं, राइट? मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सब सहारा कंट्रीज, नेपाल हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान जो कि कितनी पिछड़ी हुई है, ये ही सिर्फ हमसे नीचे आती हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसमें भी फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसमें बांग्लादेश अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, हमारा नेबरिंग स्टेट, इसने हमसे ज्यादा अच्छा काम किया है, तो हम भी कर सकते हैं, राइट? यहां बांग्लादेश का आप एग्जांपल कोट कर सकते हो, भूटान का एग्जांपल कोट कर सकते हो, ये हमारी नेबरिंग कंट्री जो हमसे अच्छा काम कर रही हैं। फिर अगर हम एक्सेस और यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारे यहां पे देखा जाता है कि तो यहां पे देखने को मिलता है कि जो डेंसिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, मिडवाइव्स हैं हमारे यहाँ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में, वो बहुत कम है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 23 मिनिमम माने, राइट, और ये डेंसिटी किस पे देख रहे हैं हम? पर 10,000 पॉपुलेशन पे, मतलब 10,000 पॉपुलेशन पे कितने हेल्थ वर्कर हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं अक्रॉस स्टेट्स। और हेल्थ वर्कर में हम डॉक्टर्स को ले रहे हैं, नर्सेस और मिडवाइफ्स को ले रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 23 का टारगेट है और एडिक्वेट अगर हम माने तो 45 है, जिसमें आप ये देख पा रहे हो कि एडिक्वेट लेवल पे आपको केरला देखने को मिल रहा है सिर्फ। नियर बाय में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली, इसके अलावा यहाँ पे सारे लेस देन एडिक्वेट डेंसिटी में आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे तो लेस देन मिनिमम डेंसिटी पे आप देख पा रहे हो, राइट? मतलब मिनिमम से नीचे अगर हम बात करें तो ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे महाराष्ट्र लाए कर रहा है, दिख रही है आपको चीज? तो यहाँ पे देखा गया कि 66% ऑफ स्पेंडिंग जो है बजट एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर में वो स्टेट के द्वारा की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखा गया है कि जो रिचर स्टेट्स हैं, अभी मैंने आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया, जो रिचर स्टेट्स हैं they were spending less on healthcare as a proportion of their gross state domestic product। उनकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले वो लोग कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहां पे हाई पर कैपिटा स्पेंडिंग है वहां पे भी लोअर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो 1 डॉक्टर फॉर 1445 जो कि बना देगा WHO के हिसाब से 44.5 आउट ऑफ 10,000 पॉपुलेशन। ये एक एडिक्वेट स्किल मिक्स है, WHO ये बोलता है। किसका? हेल्थ वर्कर्स का, जो कि जरूरी है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडिकेटर को फुलफिल करना है। क्लियर हो रही बात? ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी थी। फिर दोस्तों हमें अनरेगुलेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो चल रही हैं एज एन इंडस्ट्री, और किस तरीके से इसके कारण एक बहुत बड़े लेवल पे हमको मार्केट फेलियर देखने को मिल रहा है, ये चीज हमें बताई गई है। और यहां पे साथ ही साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का क्या शेयर है बोथ इन हॉस्पिटल एंड आउट पेशेंट केयर्स, ये बताया गया है। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि अराउंड 74% जो आउट पेशेंट केयर है
और 65% हॉस्पिटलाइजेशन है ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, जिसको आप यहाँ पे और अच्छे से देख भी सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, राइट। ये हॉस्पिटलाइजेशन केयर आप देख सकते हो और आउट पेशेंट केयर देख सकते हो, दोनों में प्राइवेट सेक्टर आउट नंबर कर रहा है। और क्योंकि यहीं पे जो डेथ्स का लार्ज प्रोपोर्शन है वो आपको देखने को मिलता है, विच शोज द पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन प्राइवेट सेक्टर टू। तो जितनी इनसफिशिएंट एक्सेस की वजह से मृत्यु नहीं हो रही है, यहां पे पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की वजह से भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण ये बन रहा है। फिर इसी टर्म्स में अगर हम प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में देखने में आता है दैट जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब कि इसको आप ऐसे समझो कि अगर क्वालिटी टर्म्स में हम जाएं तो प्राइवेट और पब्लिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट द चार्जेस विच प्राइवेट सेक्टर इज इंपोजिंग इट इज ह्यूज, और ये यूनिफॉर्मली बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस हर चीजों के लिए चार्ज कर रहे हैं। साथ ही जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, ओके लेट्स फर्स्टली डील अबाउट द इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। तो एक बहुत अगर बेसिक सेंस में मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पे मैं आप लोगों के लिए इन पेशेंट सबसे पहले लिख देता हूं। इन पेशेंट कहलाता है कोई भी वो व्यक्ति, समवन हु इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल टू स्टे ओवरनाइट, उसको हॉस्पिटल में ओवरनाइट रुकना पड़ेगा, तो वो इन पेशेंट कहलाएगा। वहीं आउट पेशेंट को एम्बुलेटरी केयर भी बोला जाता है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं एम्बुलेटरी केयर बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी मैं इन पेशेंट और आउट पेशेंट बोलूंगा तो अब आप खुद से समझ जाओगे। तो वापस से प्राइसेस जो चार्ज करता है प्राइवेट सेक्टर वो बहुत ज्यादा है इन पेशेंट ट्रीटमेंट्स के लिए। फॉर सीवियर इलनेस, जैसे अगर हम बात करें कैंसर के लिए, राइट, तो इट इज 3.7 टाइम्स जो प्राइवेट सेक्टर चार्ज करता है। इसी तर्ज पे अगर मैं कार्डियो की बात करूं तो ये 6.8 टाइम्स, 7 गुना। गैस्ट्रो प्रॉब्लम 6.2 टाइम्स, इस तरीके से। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बहुत डिफर करता है पब्लिक सेक्टर से। तो यहां पे क्या आपको नहीं लगता कि हमें जरूरत है कुछ एजेंसीज बनाने की जो इसको रेगुलेट करे? आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके आउटकम का फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक एजेंसी की जरूरत है। अब ये एजेंसी क्या करेगी, हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, जो हमें यूके दैट इज ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि जितनी भी मेजर डिजीजेस दोस्तों हमारे यहाँ, उसके लिए नेशनल स्टैंडर्ड्स हमें तय करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारी एजेंसी क्वालिटी और एक्सेस पे कंट्रोल कर पाएगी। साथ ही जो एनुअल अप्रेजल होता है, एनुअल अप्रेजल जो होता है डॉक्टर्स का, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। इस एजेंसी को हमें पावर देनी पड़ेगी क्लिनिकल ऑडिट्स करने की, और साथ ही साथ पब्लिक में डाटा रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी ट्रांसपेरेंट मैनर में डाटा और जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री की हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये चीजें फुलफिल हो पाएंगी। इसी के साथ समअप करते हुए हमें यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दिए हुए हैं इस इकोनॉमिक सर्वे ने। जैसा कि हमने देखा, हमको सैलेंसी बायस पे नहीं जाना है। इसी के साथ हमको एक हिदायत दी गई है कि हम मूव ऑन करें टूवर्ड्स टेली मेडिसिन, हमें टेली मेडिसिन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। इसका मतलब ये है जैसे कि जो ई संजीवनी कंसल्टेशंस हमारी गवर्नमेंट ने चालू किया था, ई संजीवनी कंसल्टेशंस, इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम हमें अपनाने की ज़रूरत है। आयुष्मान भारत में हमने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया उसे और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ लैंडिंग में इन्वेस्टमेंट में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ लोगों का कम हो। प्राइवेट सेक्टर में इंफॉर्मेशन असिमेट्री को कम करने की ज़रूरत है, क्वालिटी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है, और इसी तरीके से प्रिवेंटिव केयर को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे PPP मॉडल
जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है, अलॉन्ग विथ इसके रेगुलेशन के साथ साथ। इसी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें काम करने की ज़रूरत है, और हमारे डॉक्टर्स का जो हमने एनुअल अप्रेजल बोला, इसके साथ साथ स्किल एनहेंसमेंट की भी ज़रूरत है, ताकि हम जो एक मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर है, मेडिकल टूरिज्म, इसको भी बहुत बेहतर तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। तो ये पूरा इकोनॉमी का पार्ट आपको हमने हेल्थ केयर में कवर करा साथ में। उम्मीद करता हूं बहुत सी चीजें आपको जानने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी इस पूरे चैप्टर में। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस। और एक आखिरी चीज, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, यू कैन विजिट टू आवर टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन फाइंड द पीडीएफ। थैंक यू।